आज की कहानी है अंतिम संस्कार। दादी माँ का अंतिम संस्कार। अरे सुषमा, गंगा जल कहाँ रखा है? सुषमा की सास ने सुषमा से पूछा। सुषमा ने पुनः प्रश्न किया, क्या माँ? अरे अब के लगता है अम्मा नहीं बचने वाली। कई रात कई बार सांस उखड़ी है अम्मा की। पहले कम से कम सोच आदि तो अम्मा खुद कर लेती थी, लेकिन 2-3 दिन से सब बिस्तर में चल रहा है। सुषमा का अगला प्रश्न था, माँ, दादी माँ की उम्र कितनी हो गई होगी? सासू माँ बोली, 4-5 महीने पहले जब अम्मा बातचीत करती थी तब पूछा था मैंने, अम्मा कितने बरस की हो गई हो? तो अम्मा बोली थी, पूरे 13 फाग बीते थे। तब तुम्हारे ससुर ब्याह के लाए थे मुझे। 17 की थी तब सुबह सुषमा का ससुर पैदा हुआ था। सुषमा बोली, अम्मा जी, बाबूजी भी तो गई शिवरात्रि के दूसरे दिन पूरे 73 साल के हो गए। इस हिसाब से अम्मा पूरे 93-94 साल की हुई। हाँ, सुषमा की सास ने हुकार भरी। अरे सुषमा, अभी दिन है, थोड़ी सी तुलसी के पत्ते भी तोड़ के रख ले। फिर कल बुधवार है तो तुलसी को स्पर्श नहीं कर पाएंगे। कौन जाने कब जरूरत पड़ जाए। सुषमा की सास का संशय सही निकला। सांझ ढले या लिसने के समय सुषमा की दादी सास की सांस फिर उखड़ने लगी। पूर्व नियोजन योजना के तहत दादी के मुंह से तुलसी की पत्ती व गंगा जल डाल दिया गया और जल्द ही सुषमा की दादी सांस की रेल के इंजन की तरह धड़ धड़ करती धड़कन ठंडी होकर मंद पड़ने लगी और कुछ देर बाद थम गई। अम्मा चली गई। सुषमा की सास की हल्की सी चीख निकली, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब शांत और संयत हो गया। सुषमा की सास ने घर में सूतक लगने की घोषणा की। सुषमा की दादी सास का शव बिस्तर से उतारकर पार्थिव पर रख दिया गया। फर्श पर लेटे सिरहाने एक दिया बेमन टिमटिमाने लगा। घर के बच्चे जो बूढ़ी दादी को सोया हुआ समझ रहे थे, कूद फांद करने लगे। घर के बड़ों ने उन्हें डांट पटक कर अंदर वाले कमरे में बैठा दिया। सुषमा की सास सुषमा को किए जाने वाले और न किए जाने वाले कामों की ताकीद करने लगी। मसलन 3 दिन सब्जी में हल्दी नहीं डालनी, भगवान नहीं छूना, वगैरह वगैरह। रात में अंतिम संस्कार का इंतजार करती मैयत ने घर वालों के रात का खाना बेमजा कर दिया। अगल बगल के लोगों को जब सुबह की मां के निधन का समाचार मिला तो साल लपेटे कुछ लोग बाहर से ही हालचाल जानकर चले गए। इतनी ठंड में घर जाकर रात में नहाने की इच्छा किसी की नहीं थी। एक भले मानस पड़ोसी ने उनके नौकर के हाथ चाय बिस्किट भेज दिए थे, लेकिन सिर्फ चाय बिस्किट से क्या होता। सुषमा और उसकी सास के यथा योग्य रात के खाने का इंतजाम किया। सुबह अपने दोनों बेटों से 13वीं पर होने वाले खर्च, कैटर वगैरह की बात करने लगे। रात का पहर जैसे तैसे सरक कर बीत ही गया। सुबह जब अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए महिलाओं और पुरुषों का तांता लगने लगा तो सुषमा की सास व सुषमा को रो रो कर दिखाना पड़ा। समय पर आई मृत्यु दुख का कारण कभी नहीं होती है। सुषमा की दादी, जो कि अपनी संपूर्ण उम्र का भोग करके मरी थी, कि मृत्यु दुख का कारण तो कतई नहीं थी। खानदान के बाकी लोगों को खबर कर दी या नहीं? भीड़ में से एक महिला ने सुषमा की सास से पूछा। सास को रोते हुए उत्तर दिया, दोनों देवरों को खबर कर दी है, पर इतनी दूर से आना मजाक है क्या? आने में 2 दिन लग जाएंगे। तब तक मिट्टी ऐसे ही थोड़ी रखी रहेगी। महिलाओं के झुंड में एक फुसफुसाहट उभरी। बाहर पुरुषों में से कुछ ने बांस की व्यवस्था की। जिस व्यक्ति को अंतिम क्रिया की पूजा पाठ के लिए लाने वाले सामान की सूची थमाई गई थी, वह पैसों के लिए सुब्बे को ढूंढने लगा। मखाने, रोली, चंदन, लकड़ी, फूलों की माला, सब कुछ कितना महंगा हो गया है आजकल, उस व्यक्ति ने सोचा। अंदर महिलाओं के समूह ने शव के अंतिम स्नान व प्रसाधन की बात उठाई। सुषमा, जो रोज दादी के नहाने का पानी गर्म करती थी, उसने पुनः दादी के अंतिम संस्कार के लिए नहाने का पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया। महिलाओं की भीड़ में सुब्बे जी की अम्मा के जीवन वृत्तांत की चर्चा करने लगी। अंतिम संस्कार में एकत्रित हुई अधिकतर महिलाएं एक ही जाति विशेष अथवा समाज विशेष की होती हैं। ऐसे में दुख प्रदर्शन के अलावा दबी छुपी आवाज भी अन्य चर्चाओं पर भी सर उठाने लगती हैं। सुषमा की चाची कई दिन से सुषमा के दूर के रिश्तेदार की बुआ के लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता चलाने के मूड में थी। अतः नीचे बैठी महिलाओं के समूह के आगे खिसकते खिसकते चाची सुषमा की बुआ के पास जा पहुंची। फिर इधर उधर की चर्चा करते करते पूछ ही बैठी, नमन आजकल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है या यूएस में? सुषमा की बुआ ने जवाब दिया, यूएस में। नमन की माँ अपने बेटे के इर्द गिर्द ऐसी भिन भिनाती मक्खियों से
बहुत गर्व महसूस करती थी, लेकिन मौका ऐसा था कि ज़्यादा विस्तार से बात नहीं की जा सकती थी, क्योंकि अभी दादी की शव यात्रा निभाए जाने थे। ऐसे में लाजमी था कि दादी के विषय में अधिक से अधिक बात की जाए, क्योंकि अभी दादी की शव यात्रा की तैयारी चल रही थी। ऐसे में लाजिम था कि दादी के विषय में अधिक से अधिक बातें की जाएं। जीवन के निरंतर बीतने वाले दिवस भविष्य में स्मृतियों में रूपांतर हो जाते हैं, लेकिन दादी के जीवन का लेखा जोखा निरंतर बढ़ती उम्र व बुढ़ापे के कारण विस्मृति को धुंधला पड़ गया था। वैसे भी उनके जीवन में कोई असाधारण घटना घटी हो ऐसा किसी को याद नहीं था, लेकिन जन्म की तरह मृत्यु भी सदैव चर्चा का विषय रहती है। ऐसे में दादी की मृत्यु पर भी चर्चा आवश्यक थी। अतः सामान्य सी घटनाओं का भी सिलाई टाका उधेड़ कर महिलाओं ने मृतदेह की चर्चा जारी रखी। सामूहिक गहमा-गहमी के दौरान बाहर पुरुषों का एक छोटा समूह शव यात्रा की तैयारी कर रहा था। कुछ ही देर में यथेष्टि तैयारी के पश्चात शांत पड़ चुकी मृतदेह को उसकी अंतिम यात्रा के लिए पूर्णतः तैयार कर लिया गया। थोड़े रवायत भरे रोने धोने के पश्चात दादी का शव सैया पर रख दिया गया। पीले फूलों की महिलाओं के अर्पण के बाद महिलाओं ने दादी को अंतिम विदाई दी। राम नाम सत्य की उच्चारित शब्द ध्वनियों के बीच संभाव से पड़ा दादी का शरीर व्यक्तियों के चलने के कारण हल्का सा कांप जाता। कुछ ही देर में शव यात्रा अपने अंतिम प्रयाण स्थल पर पहुंच गई। शव के अग्नि प्रस्थान के लिए लकड़ी के गट्ठे का इंतजाम उस व्यक्ति ने पूर्व ही कर लिया था जिसे यह काम सौंपा गया था। शव की अंतिम क्रिया की पूर्व सूचना दे दी गई थी, परंतु शायद कुछ कागजी कार्रवाई में विलंब था। अतः दादी का शव पेड़ के नीचे एक ओर रख दिया गया। बाकी के लोग वहीं कहीं सीमेंट की पड़ी बेंचों पर बैठकर जरूरी फोन कॉल्स निपटाने लगे। कुछ ही देर पश्चात मानव सवर समूह की ध्वनि तीव्रता कुछ उग्र सी जान पड़ी। झगड़े की संभावना देख वो समूह जो सुस्त बेंचों पर बैठ गए थे उस ओर चल पड़े जहां से तेज आवाज का स्वर सुनाई दे रहा था। तेज गूंजते शब्द निरंतर होती बहस बहुत देर तक समझ में नहीं आया कि आखिर में माजरा क्या है। अरे आपने ऐसे कैसे कर दिया? सूबे के बड़े बेटे का चीखता सा प्रश्न सामने वाले समूह के किसी व्यक्ति से था। सामने वाले समूह के विनायक पूरक प्रत्युत्तर था। सामने वाले का उत्तर था, भैया गलती हो गई, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सूबे के बड़े लड़के ने पुनः रोष में कहा, अरे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में हमारा काम तो बिगड़ गया। सामने वाले का जवाब था, आप चिंता न करें, मैंने आदमी भेजा है, अभी आ जाएगी लकड़ियाँ। सूबे के समूह में खड़े एक व्यक्ति जो अपनी 11 बजे होने वाली मीटिंग को लेकर जल्दी में था, देर की संभावना को लेकर चिंतित हो उठा और खिंचकर तेज स्वर में बोला, अरे कब आ जाएगी लकड़ियाँ? आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं है, बना बनाया काम बिगाड़ दिया आपने। अभी तक विनय करते समूह के कुछ उग्र युवा इस तीखी टिप्पणी से बिगड़ गए और उत्तर में वो भी आक्रामक तर्क विकृत करने लगे। बढ़ते बढ़ते बात बहुत बढ़ गई। दरअसल लड़ाई की वजह अग्नि संस्कार में उपयोग में लाई जाने वाली लकड़ियां थी, जिन्हें सूबे के रिश्तेदारों ने पूर्व नियोजन कार्य योजना के तहत पहले से ही बुलवा कर मुक्तिधाम स्थल पर रखवा दिया था, लेकिन गलती से उन लकड़ियों के ढेर का इस्तेमाल दादी की शव यात्रा पहुंचने से पहले ही किसी अन्य दाह संस्कार में उक्त समूह द्वारा कर लिया गया था। इस कारण से इस झगड़े की शुरुआत हुई। अंततः झगड़े को निपटाने के उद्देश्य में दाह संस्कार कर चुके समूह के मुखिया ने वहीं मुक्तिधाम से लकड़ियों का ढेर खरीदा और सूबे जी के हवाले कर दिया। लकड़ी का गट्ठर मिलने के पश्चात उन लोगों ने चैन की सांस ली जो जल्दी में थे और जिनमें काम अटके हुए थे। शीघ्र ही गहमा गहमी भरे विधि विधान के साथ दादी की अंतिम विदाई दी गई एवं उनका दाह संस्कार किया गया। इस तरह से इस संपूर्ण अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने चैन की सांस ली, शायद जिसमें सबसे ज्यादा चैन की सांस मृत आत्मा द्वारा ली गई होगी। अगर आपकी लाइफ में भी इसी तरह की कोई घटना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड।